हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ और इतिहास में भी आज मैं आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाऊँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आधुनिक इतिहास आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। इतिहास की शुरुआत तो प्राचीन इतिहास से होती है। तो मेरा निर्णय ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल के जो परीक्षे हो रहे हैं उसमें आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जा रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से डाला जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले आधुनिक इतिहास पढ़ाने का निर्णय लिया है। देखिए, आधुनिक इतिहास जब आप पढ़ने जाएंगे, देखिए आधुनिक इतिहास पढ़ाने से पहले मैं आपको इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बारे में कुछ जानना हम लोगों को अति आवश्यक है। देखिए, इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास के पिता कौन हैं और उन्हीं को पिता क्यों कहा जाता है, मैं ये सब आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे कि जो भी पुराने समय में घटना घटा है, यानी कि अतीत को ही क्या कहते हैं, इतिहास। लेकिन क्या सारे अतीत को इतिहास कहते हैं? नहीं। देखिए, अतीत ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत ही क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। लेकिन सारा अतीत इतिहास नहीं कहलाएगा। वैसा अतीत जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हो, ऐतिहासिक एविडेंस मौजूद हो, उसी को हम लोग इतिहास कहेंगे। वैसा अतीत जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हो, वैसा अतीत जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हो, उसी अतीत को हम लोग इतिहास कहेंगे। सारे अतीत को हम लोग इतिहास नहीं कहेंगे। देखिए, ये जो इतिहास का शब्द है, यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इतिहास ग्रीक भाषा का एक शब्द हिस्टोरिया से उत्पन्न हुआ है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया। कौन सा शब्द है? हिस्टोरिया। यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है और इसी शब्द से इतिहास यानी कि हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। ये जो इतिहास है, इसका जनक हेरोडोटस को माना जाता है। आप लोग को भी पता होगा, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं। ये सबको पता रहता है कि इतिहास के जनक कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है, फिजिक्स के जनक कौन है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं तो हेरोडोटस ही क्यों है और कोई क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको हम अभी बताएं कि इतिहास सारे अतीत को नहीं कहेंगे। जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हो, जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हो, उसी अतीत को हम इतिहास कहेंगे। तो सबसे पहले हेरोडोटस एक ऐसा व्यक्ति हुए जिन्होंने अतीत को ऐतिहासिक साक्ष्य की उपस्थिति में बताने का काम किया, और अतीत को ऐतिहासिक साक्ष्य की उपस्थिति में रखते हुए एक किताब का निर्माण सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था, और उस किताब का नाम था हिस्टोरिका। आप सभी ने सुना होगा। हेरोडोटस ने किस बुक की रचना की थी? हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक बुक की रचना की थी, जो इतिहास का सबसे पहला बुक माना जाता है ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पे, ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पे। और इस बुक का रचना सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। अब इतना बात तो हो गया इतिहास का। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आधुनिक इतिहास। अब आइए आधुनिक इतिहास के ऊपर। तो आधुनिक इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप, तो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी से अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता है। और अगर आप आधुनिक इतिहास एनसीईआरटी के बुक में पढ़ने जाइएगा तो आपको एक सबसे पहला कथन मिलेगा, सबसे पहला आपको वाक्य मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा कि आधुनिक इतिहास का शुरुआत होता कहाँ से है भाई? आधुनिक इतिहास कोई एक टाइम पीरियड है,
तो इसका शुरुआत कहाँ से होगा और ये अंत कब होगा आधुनिक इतिहास। तो अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो आपका आधुनिक इतिहास का जो शुरुआत का समय है वह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का मतलब होता है 18वीं शताब्दी की शुरुआत होता है 1700 ईस्वी से, लेकिन इसका उत्तरार्ध 1750। उत्तरार्ध इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो उत्तर जोड़ अर्ध होता है, उत्तर मतलब बाद, यानी आधे के बाद का समय जो शुरू होगा वही आधुनिक इतिहास कहलाएगा। और अगर आप पहले आधुनिक इतिहास पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि 1750 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटा है वह है पलासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। यह युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सत्ता में एक पद होता था गवर्नर, और उस टाइम उस गवर्नर का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। यही दोनों व्यक्तियों के बीच यह युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। अब सवाल है कि ये दोनों हैं कौन? रॉबर्ट क्लाइव कौन है? सिराजुद्दौला कौन है? और अगर आप इन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बेस में जाना पड़ेगा, आपको एकदम न्यू से पढ़ना पड़ेगा, आपको एकदम शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ रटना नहीं जाने, आप समझ कर हर एक टॉपिक को पढ़ें। और किसी को रटकर भी पढ़ना नहीं चाहिए, फैक्ट हो तो रट लीजिए, अच्छा है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही है, पलासी का युद्ध क्यों हुआ और इन्हीं दोनों के बीच क्यों हुआ, और दूसरा क्यों नहीं था। तो ये सब रटने वाली चीज़ है और साथ में समझने वाली चीज़ है। और डायरेक्ट आप रटने जाइएगा तो आप आगे चलकर भुला भी सकते हैं, इसलिए आप अगर समझ कर याद करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और इस बात की शुरुआत जो आधुनिक इतिहास है, इसका आप शुरुआत अगर अच्छा से समझना चाहते हैं तो आपको पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। और कितना पीछे जाना पड़ेगा? तो आपको जाना पड़ेगा लगभग 15वीं शताब्दी के अंत में एकदम जाना पड़ेगा, जो कि डेट है 1498। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1498 में ही यूरोप का सबसे पहला व्यक्ति वास्को डी गामा है जो भारत का खोज किया था। अब यहाँ सवाल होता है कि भारत कहीं भूलायल था? वो नहीं, भुलाया हुआ नहीं था। भारत भूलायल नहीं था। देखिए, भारत का खोज फिर क्यों हुआ? भारत अगर भूलायल नहीं था, भुलाया हुआ भारत नहीं था, तो इसका खोज कैसे हुआ? आप लोग पढ़े होंगे कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत का खोज करता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह जल मार्ग से खोज करता है। किस मार्ग से खोज करता है? जल मार्ग से। वास्को डी गामा भारत को जल मार्ग से खोजने वाला प्रथम व्यक्ति है, न कि पूरे दुनिया से भारत का परिचय कराने वाला पहला व्यक्ति है। आप इस भ्रम में ना रहें कि वास्को डी गामा ने ही पूरे भारत का खोज किया था और पूरे दुनिया को बताया था। ऐसा नहीं है। भारत पूरे दुनिया से प्राचीन समय से ही परिचित था। अगर आप प्राचीन समय में पढ़े होंगे तो आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा। उसमें आपने एक जगह पढ़ा होगा जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है, वह है लोथल। लोथल के बारे में पढ़ा होगा प्राचीन समय में आपने पढ़ा होगा लोथल के बारे में, जो कि एक गोदीबाड़ा था। क्या था? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा का मतलब होता है पतन। गोदीबाड़ा का मतलब पतन होता है। पतन मतलब बंदरगाह, जहां पे पानी का जहाज आकर ठहरते हैं। और यह लोथल से ही अनेक देशों के मुहर प्राप्त हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन समय में ही, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले से ही भारत अन्य देशों के साथ व्यापार करता था। अब अगर भारत पहले से ही, प्राचीन समय से ही अन्य देशों से व्यापार करता था, तो वास्को डी गामा खोजने वाला प्रथम व्यक्ति कैसे हुआ? हाँ, प्रथम व्यक्ति हुआ जो कि जल मार्ग से
खोजा था। अब देखिए इन लोगों का ऐसा क्या मजबूरी हुआ कि जल मार्ग से भारत को खोजने के लिए ये सब आया। जल मार्ग का रास्ता इन लोगों को पता नहीं था, फिर भी अपने जान का प्रवाह न करते हुए, जान को अपने जोखिम में डालते हुए जल मार्ग का खोज इन्होंने क्यों किया? तो इसके भी कुछ कारण थे। इसका कारण था कि जितना भी यूरोप है वह ठंडा क्षेत्र है, और ठंडा क्षेत्र में वे लोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए मांस खाते हैं, और उस समय मांस को सुरक्षित रखने के लिए, एक से ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए अब के ज़माने जैसा फ्रिज नहीं होता था। जैसे अब के ज़माने में किसी फूड को सुरक्षित रखने के लिए, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज होते हैं, वैसे पहले ज़माने में नहीं होता था। उन मांस को सुरक्षित रखने के लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती थी, और वे मसाले सिर्फ भारत में ही उत्पन्न होते थे, भारत में ही पैदा किए जाते थे। इसलिए यूरोप के वासी भारत में व्यापार करते थे और यहाँ से मसाला और जड़ी बूटी लेकर जाते थे, और इनका वे लोग अनेक उपयोग करते थे। लेकिन ऐसा क्या इनको मजबूरी पड़ जाता है कि ये लोग जल मार्ग की खोज करते हैं? पहले तो स्थल मार्ग से होता था व्यापार। अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं एक मैप दिखाता हूँ, देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये है अपना भारत यहाँ पे, जो कि एशिया महादेश में पड़ता है, और ये है यूरोप महादेश। जो वास्को डी गामा है वह इस रास्ते का खोज करता है, इस रास्ते का खोज करता है, जो कि इसके देश पुर्तगाल से होते हुए, दक्षिण अफ्रीका के बगल से होते हुए, या मेडागास्कर के जल संधि से होते हुए भारत तक पहुंचता है। इतना लंबा सफर करके वास्को डी गामा भारत का खोज क्यों किया? कोई कारण जरूर होगा। इसी कारण को आपको जानना है, क्योंकि आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रट के आप अब का परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। ये सब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यह समझाने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाता हूँ। देखिएगा आप ध्यान से। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो ये सबको पता होगा कि समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किया। यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। प्रिंस हेनरी? नहीं। मैगलन? नहीं। कोलंबस? नहीं। किसने किया? वास्को डी गामा। तो ये रटने वाला सवाल है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन एक और देखिए, एक और सवाल मैंने लिखा है। यह सवाल है, यूरोपीय लोगों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया, इसके कारण क्या थे? इसका कारण क्या थे? यूरोपीय लोगों ने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया, लेकिन इसका कारण क्या था? तो मैंने आपको अभी बताया था। अब आप पढ़िएगा ध्यान से। ए ऑप्शन है, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, यह कारण था। कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, ये कारण था। एक और कारण मैंने दिया है, भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग थी, यह कारण था। या फिर ये तीनों में से सब। तो ऐसे क्वेश्चन रटने वाले नहीं होते हैं। अगर आप समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपके सामने एक सैंपल है। और अब के जो परीक्षा हो रहा है, ऐसा ऐसा ही सवाल आपको मिलेगा। आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा पहले, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि रटने वाला सवाल नहीं है। जब तक आप पूरा बढ़िया से समझिएगा नहीं, आपसे ऐसा ऐसा सवाल नहीं मिलने वाला है। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे से समझा कर हर एक टॉपिक को गहराई में जाकर आपको समझाऊं और अच्छे से आपको याद करा दूं। यही मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा। अब देखिए, अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो देखिए, यूरोपीय लोगों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज क्यों किया था? तो मैंने आपको बताया कि वह ठंडा प्रदेश था और वहाँ के लोग यहाँ से व्यापार करते थे और मांस को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ से मसाले ले जाते थे।
यानी कि यहाँ का जो सामान है वह यूरोप में बिकता था, यानी कि यूरोपीय लोगों के बीच भारतीय जो सामान है, उत्पाद है, उनका मांग था। तो एक तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है कि भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग थी। लेकिन एक और है, ए ऑप्शन है यूरोप में पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण क्या है? अगर आप पढ़ चुके हैं विश्व इतिहास तो आप जानते होंगे कि जिस समय वास्को डी गामा आया है, लगभग 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण का काल था। पुनर्जागरण का काल, पुनः जागरण, फिर से जागरण। वे लोग प्राचीन समय में बहुत विकसित हुआ करते थे, हमारा भारत भी विकसित हुआ करता था, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कारण हुए जिसके कारण फिर से सभ्यता नष्ट होता गया। लेकिन फिर ऐसा काल आया कि अच्छे अच्छे तकनीक फिर से विकसित होने लगे, लगभग 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। और यही काल पुनर्जागरण काल कहलाता है, जिसमें अच्छे अच्छे नाव बनने लगे, अच्छे अच्छे तकनीक विकसित होने लगे, जिसमें कंपास भी शामिल है। अच्छे अच्छे नाव बनने लगे, जिससे और लोगों में उत्सुकता बढ़ी कि हम और जहाज से जाएं और अनेक देशों का खोज करें। यह भी एक कारण था पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण भी एक कारण था, भारत के खोज का कारण बना। अगला है कुस्तुनतुनिया का पतन। इसके लिए आपको कुस्तुनतुनिया के बारे में जानना पड़ेगा कि कुस्तुनतुनिया है क्या। तो अगर आपने विश्व इतिहास पढ़ा होगा तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रोमन अंपायर, रोमन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी रोम, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और एक था पूर्वी रोमन साम्राज्य। और इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही बैजंतिया कहा जाता है। इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही बैजंतिया कहा जाता था। और इस बैजंतिया का राजधानी ही कुस्तुनतुनिया हुआ करता था। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको एक टॉपिक पढ़ना है अच्छे से तो उससे लगे हुए, उससे जुड़े हुए और टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए आया कुस्तुनतुनिया, तो कुस्तुनतुनिया था क्या? तो यूरोप में पहले एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य और एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। और इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी रोम, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही बैजंतिया कहा जाता था। और इस कुस्तुनतुनिया के लिए उस्मानियों में लड़ाई चलते रहता था। उस्मानियों और रोमन साम्राज्य के जो शासक थे उनके बीच लड़ाई चलते रहता था। अब आपको यहाँ और कंफ्यूजन होगा कि अब ये उस्मानी कौन है भाई? तो मैं आपको एक, अभी जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा था इसको देखिए। अगर आप देखेंगे तो ये भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद ईरान है, ईरान के बाद इराक है, और इराक के बाद तुर्की है। आप लोग पढ़े होंगे मैप में, ईरान के बाद कौन सा है? तुर्की है। और तुर्की में ही खलीफा का एक पद हुआ करता था। ये धार्मिक पद था जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अब यही लोग धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए साम्राज्यवादी नीति लाए थे कि हम लोग अलग साम्राज्य को हड़पेंगे, अलग साम्राज्य पे शासन करेंगे और वहाँ अपना धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए ये लोग यूरोप में स्थित एक जगह है कुस्तुनतुनिया, यूरोप में एक जगह है कुस्तुनतुनिया, वहाँ ईसाई धर्म का राज्य था। यूरोप में ज़्यादातर ईसाई धर्मी थे, जबकि ये लोग मुस्लिम धर्म के थे। अब इन दोनों के बीच हमेशा विवाद चलते रहता था, जबकि यहाँ पे यूरोप का ही घटा था।
क्योंकि अभी अगर इसको हम भूल जाएं कि यहाँ, अभी अगर आप भूल जाएं कि यहाँ भी एक रास्ता है, तो उसके पहले कहाँ से व्यापार होता था, तो इसी रास्ते से होता था। और ये शॉर्टकट भी है, आसान भी है, लेकिन ये बीच में पड़ जाते थे उस्मानी लोग, और ये लोग यूरोप के लोग से हमेशा विवाद रखते थे, क्योंकि ईसाई बहुत अपना धर्म के प्रचार प्रसार करते थे और ये लोग अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे अपने धर्म के अनुयायियों को। अब दोनों में हमेशा विवाद चलते रहता था। अब इसी विवाद में था कुस्तुनतुनिया। अब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों ने 1453 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार जमा लिया। अब कुस्तुनतुनिया इनके कंट्रोल में आ गया। अब ईसाई धर्म के लोग यानी कि यूरोप के लोग और उस्मानी यानी कि तुर्की, इराक, ईरान, इन लोगों के बीच और विवाद बढ़ गया। लेकिन व्यापार तो रुक नहीं सकता है। अब यूरोप के लोग फिर व्यापार कर रहे थे इधर से। देखिए, एक मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं। देखिए, अगर आप वर्ल्ड मैप पे जाइएगा, मैंने खुद बनाया है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे वर्ल्ड मैप लाया तो बढ़िया नहीं लग रहा था, फट जा रहा था और मुझे इसमें ज़्यादा बुझाता नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने खुद बनाया है। यहाँ है अपना भारत, भारत के बीच में पड़ता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बीच में पड़ता है फिर इधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद पड़ता है ईरान, फिर इराक और फिर तुर्की। और तुर्की अगर पार करते हैं तो फिर आप पहुंच जाइएगा यूरोप में। इतने देशों को, खैर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो पहले भारत में ही था, लेकिन भारत पहुंचने के लिए आपको ईरान, इराक और तुर्की ऐसे प्रमुख देशों को आपको पार करना होगा यदि आप यूरोपवासी हैं तो। अब इन दोनों के बीच तो युद्ध चल रहा था और इन लोगों ने, उस्मानियों ने जाकर 1453 ईस्वी में अधिकार भी कर लिया, तो दोनों के बीच विवाद भी बढ़ गया। अब इसी बीच जब व्यापार करने ये लोग आए तो उस्मानियों ने ज्यादा कर बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। कर मतलब टैक्स। उस्मानियों ने ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया कि अगर तुमको व्यापार करना है, यूरोप वासियों को अगर व्यापार करना है तो हमें ज्यादा टैक्स दो। अब एक हिंदी में कहावत है कि जितना के मैया ना उतना के झुनझुना लग रहा था इस सब के। जितना के बेचारा ये सब व्यापार नहीं करता था उतना के सब के टैक्स भरने पड़ता था। इसलिए इन लोगों ने एक उपाय सुझाया कि हम लोग एक अलग रास्ता ढूंढते हैं। अब इस अलग रास्ता को ढूंढने में अनेक देश लग गए, जैसे जिसमें सबसे पहला देश है स्पेन, फिर है पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, ऐसे अनेक प्रमुख देश हुए जो समुद्री मार्ग के खोज में लग गए, अनेक रास्ते खोजने में लग गए। लेकिन इसमें सबसे पहला प्रयास किया स्पेन। सबसे पहला प्रयास कौन सा देश किया? स्पेन। स्पेन का एक निवासी था, उसका नाम था कोलंबस। आप लोगों ने सुना होगा। स्पेन और पुर्तगाल ही भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे, यानी कि अन्य देशों को, अन्य जगहों को पता करने में, पता लगाने में अग्रणी देश थे ये लोग, सबसे आगे रहते थे। क्योंकि इनके राजा जो थे, स्पेन और पुर्तगाल में पहले राजतंत्र चलता था, और जो इनके राजा थे वे लोग भौगोलिक खोजों में बहुत रुचि रखते थे, और ये लोग अपने निवासियों को अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में भेजा करते थे कि जाओ खोज करो। इससे पहले भी इनको भेजा करते थे, लेकिन अब तो इनके पास मजबूरी था, क्योंकि उस्मानी लोग इनको ज़्यादा कर मांग रहे थे व्यापार करने के लिए, और इनके पास मजबूरी भी था। इसलिए सबसे पहला देश स्पेन एक यात्री को भेजा कि जाओ भारत का खोज करो, इंडिया का खोज करो। लेकिन इस जो स्पेन का यात्री है कोलंबस, भारत के खोज में तो निकलता है, लेकिन आप मैप में देखेंगे तो स्पेन यहाँ पे पड़ता है। स्पेन और पुर्तगाल दोनों निवासी हैं, बगल में दोनों रहते हैं, बगल का देश है दोनों, निवासी देश है दोनों, पड़ोसी देश हैं।
अब सबसे पहले स्पेन का एक यात्री है कोलंबस। जब एक कोलंबस निकलता है भारत का खोज करने के लिए, तो ये भारत ना पहुंच के कोई और देश पहुंच जाता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा भारत के बारे में जानकारी नहीं थी। पूर्व के बारे में इसके पास अच्छा जानकारी नहीं था, इसलिए यह भारत ना पहुंचकर अमेरिका पहुंच जाता है। देखिए अमेरिका है यहाँ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप है। ये स्पेन से निकलता है, लेकिन भारत न जाके ये पहुंच जाता है अमेरिका। कौन? कोलंबस, क्योंकि इसके पास जानकारी का अभाव था, और यह पहुंच जाता है अमेरिका। अब इसी से लगा हुआ इसका पड़ोसी देश पुर्तगाल। 1492 में कौन आया? कोलंबस, भारत का खोज करने के लिए। लेकिन पुर्तगाल का जो यात्री है, इसका नाम था वास्को डी गामा। पुर्तगाल के यात्री का नाम क्या था? वास्को डी गामा। यह 1497 ईस्वी में भारत का खोज करने के लिए निकलता है। अब यह देखिएगा, जब आप ध्यान से यहां देखेंगे तो यह अफ्रीका महादेश है। यहाँ पे एक केप पड़ता है, और इस केप का नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप, इसी को आशा अंतरिप कहते हैं। और इसका खोज किया था पुर्तगाल का ही एक यात्री बार्थोलोमियो डियाज ने। अब बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल से अफ्रीका महादेश के किनारे किनारे आकर अफ्रीका महादेश का सबसे निचला छोर का खोज तो कर दिया, लेकिन यहाँ कोहरा होने के कारण, धुंध होने के कारण वह पूर्व नहीं जा पाया, और उसके पास ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, इसलिए यह पूर्व यानी कि भारत की ओर नहीं जा पाया। लेकिन यह इसका मैप बना लिया कि हम कैसे कैसे आए हैं पुर्तगाल से। अब यह मैप पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा को दिया गया। अब इस मैप के सहारे पुर्तगाल से चलता हुआ वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप यानी कि आशा अंतरिप तक पहुंच गया। अब आशा अंतरिप तक पहुंचने के बाद यह आगे का यात्रा करने के लिए तैयार रहता है। यह 3 जहाजी बेड़ों के साथ आता है। 3 जहाज के साथ यह चल के आता है, और लगभग 100 से 150 यात्रियों के साथ आता है। 100 से 150 सहयोगी के साथ आता है। 1497 में निकलता है, और यहाँ पे केप ऑफ गुड होप के पास पहुँचता है, तो इसको एक सहयोगी मिलता है, सहयोगी नहीं कह सकते, उसको पथ प्रदर्शक मिलता है, जो भारत के बारे में जानता था भारत के बारे में। और उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम था अब्दुल मनी। उसका नाम था अब्दुल मनी, या इसी को कभी कभी अब्दुल मजीद भी लिखा हुआ मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब्दुल मनी या अब्दुल मजीद, यह पथ प्रदर्शक था, और इसी ने वास्को डी गामा को रास्ता बतलाया कि आप अगर इस रास्ते से जाएंगे तो भारत तक पहुंच जाएंगे। और जब आपको कोई सहायता करने वाला मिल जाए और आप कोई काम कर रहे हो, तो और आपका आत्मदृढ़ता बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आप उस काम में और अच्छे से मन लगने लगता है आपका। और यही हुआ वास्को डी गामा के साथ। वास्को डी गामा आ ही रहा था भारत के खोज करने जल मार्ग से, और इसी बीच उनका भेंट हो जाता है अब्दुल मजीद से, और यह रास्ता भी बता देता है। अब इसका और मनोबल बढ़ जाता है, और यह पूर्व की ओर निकल जाता है। देखिएगा, यूरोप से पूर्व की ओर ही है इधर। अगर आप मैप पढ़े होंगे तो इधर होता है पूर्व, ऊपर होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण, और इधर होता है पश्चिम। तो पूर्व की ओर निकल जाता है केप ऑफ गुड होप से वास्को डी गामा, और 1498 ईस्वी में भारत के मालाबार तट के पास यह पहुंच जाता है, और उस जगह का नाम था कालीकट, जबकि अब उस जगह का नाम है कोझिकोड।
अब ध्यान से सुनिएगा, यह पुर्तगाल का जो यात्री है वास्को डी गामा, यह 1497 में निकलता है, लेकिन पहुंचता है 1498 ईस्वी में, और यह पहुंचता है भारत के मालाबार तट पर। मालाबार तट पर अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो इस साइड का जो तट है यह मालाबार तट कहलाता है, और इस साइड का जो तट है यह कोरोमंडल कहलाता है, कोरोमंडल तट। तो यह जो पुर्तगाल का यात्री है वास्को डी गामा, यह मालाबार तट पे आया था और कालीकट नामक बंदरगाह पे आया था, और इनका स्वागत वहां के स्थानीय शासक जमोरिन ने किया था। और इन्होंने देखा कि भारत में जो यात्री आए हैं वो कुछ यात्री अरब के भी हैं। हाँ, वही उस्मानी लोग हैं जो कि यहाँ भारत से व्यापार करते हैं। भारत से उस्मानी लोग भी व्यापार करते थे, क्योंकि आप अगर मैप में देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये जो भारत है, भारत से लगा हुआ है अरबों का स्थान, ये अरबों का क्षेत्र है, और यह भारत से नजदीक है। अरब सागर पार हुए भारत पहुंच गए, लेकिन ये यूरोप का क्षेत्र अलग हो जाता था, इसलिए इनको बहुत दूर से आना पड़ता था। अब ये जो वास्को डी गामा है, यहाँ देखा कि यहाँ के जो स्थानीय शासक हैं आपस में ही झगड़ते रहते हैं, और इन लोगों का आपस में नहीं बनता है। अगर इन लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए तो ये आपस में लड़ते रहेंगे, और हम लोग आकर इसका फायदा उठा सकते हैं। और यही दिमाग लगाकर अगले साल यह भारत से लौटता है, लेकिन लौटते वक्त यहाँ से यह बहुत सारा सामान लेकर जाता है। सामान में यह मसाला लेकर जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि ये जो वास्को डी गामा था वह किस नाव से आया था, उसका जहाज का नाम क्या था? तो उसका जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। इसके जहाज का नाम क्या था? साओ गैब्रियल। इसके जहाज का नाम साओ गैब्रियल। यह 1497 में निकला था और 1498 ईस्वी में भारत पहुंच गया था। अब सबसे पहले आने वाला तो है पुर्तगाली, लेकिन यह भारत में अच्छे से व्यापार नहीं कर पाता है। 100-150 साल तक यह भारत से व्यापार कर पाया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई यहाँ प्रभुत्व जमा पाया तो वह है अंग्रेज। और आपको आधुनिक इतिहास में सिर्फ अंग्रेज के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में आधुनिक इतिहास का शुरुआत 1757 ईस्वी से माना जाता है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है। और यहाँ मैंने बताया कि यहाँ हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध, और यह प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज के एक अधिकारी, अंग्रेज के एक गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। यानी कि यहाँ से अंग्रेज का कहानी स्टार्ट हो जाएगा आपको। और इस युद्ध के बाद ही सिराजुद्दौला हार जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ से अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व कायम करना चालू कर दिया था। लेकिन सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे कौन? तो सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली, और उसके बाद कोई आए तो वे थे डच, और उसके बाद आए थे अंग्रेज। मैं आपको क्रम बता देता हूं, क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर इसके बाद आए थे डच, इसके बाद आए थे अंग्रेज, और इसके बाद आए थे डेनमार्क के लोग, इसके बाद आए थे फ्रांस के, और उसके बाद आए थे स्वीडन के लोग।
यही क्रम है यूरोपीय कंपनियों का आने का। अब मैं यहाँ पे बार बार यूरोपीय कंपनी का नाम ले रहा हूँ। यूरोपीय कंपनी क्या है? तो ये लोग जितना भी देश आते थे भारत में व्यापार करने, ये लोग अपना कंपनी बनाकर आते थे कि हम भारत के साथ व्यापार करने आ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ आए तो इनको पता चला कि यहाँ के जो आपसी लोग हैं, ये लोग ही अपने में फूट डाल के लड़ते रहते हैं। अब इन लोगों का अंदर लोभ समाया और ये लोग यहाँ अपना प्रभुत्व कायम करना चाहे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। अगर कोई यहाँ अपना प्रभुत्व जमा लेता तो वह बहुत ही अमीर बन सकता था। अब यही किया यूरोपीय लोगों ने, यहाँ प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया और उन्होंने प्रभुत्व जमा भी लिया। यहाँ के शासक को मार कर, लड़ा कर अपना प्रभुत्व यहाँ कायम भी कर लिया और 100-150 साल तक पुर्तगाली राज किए। फिर 300 साल तक, 400 साल तक, लगभग 250 से 300 साल तक लगभग अंग्रेज लोग यहाँ प्रभुत्व अपना कायम करके रखे। और तब कहीं जाकर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आपको अगर आधुनिक इतिहास अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले आपको यूरोपीय कंपनियों का इतिहास जानना पड़ेगा। और अगर आप यूरोपीय कंपनियों का इतिहास जानना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कारण जानना पड़ेगा कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का कारण क्या था। तो मैंने आपको कारण बताया, फिर मैंने आपको क्रम बताया। अब इस क्रम से ही मैं आपको कल वीडियो बना के दूंगा और पढ़िएगा, आप फिर ध्यान से पढ़िएगा, डीपली आपको पढ़ाएंगे। कोई भी टॉपिक हम ऊपर नहीं ले जाएंगे। आपको सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ाएंगे। आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए हैं कि पुर्तगाल का सबसे पहला व्यक्ति वास्को डी गामा भारत आया था और 1499 ईस्वी में वापस चले गया था। अब इसके बाद मैं आपको कल से पुर्तगाल के बारे में बताऊंगा कि पुर्तगाली लोग आए, क्या क्या किए भारत में, और गवर्नर का पद लेकर भी ये लोग आए थे, बहुत सारे चीज़ लेकर ये लोग आए थे। फिर उसके बाद डच के बारे में, फिर अंग्रेज के बारे में, और अंग्रेज लोग तो फिर 1947 तक रहे, तो इनको बारे में तो डीपली से पढ़ना ही है, पूरा आधुनिक इतिहास ही पढ़ना है। उसके बाद आए थे डेनमार्क के लोग, फिर आए थे फ्रांस के लोग, और फिर आए थे स्वीडन के लोग। तो आपको हम बारी बारी से सब पढ़ाएंगे। बने रहिएगा सर्वोत्तम के स्मार्ट क्लासेस से। आज इतना ही, धन्यवाद।